नमस्कार, स्वागत है आपका कथाकल्प में। राग दरबारी एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। आज से हम इसके भाग आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। आइए शुरू करते हैं। राग दरबारी भाग 1। शहर का किनारा, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था। उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर से देखकर यह कह सकते थे कि वह सड़क के बीच में खड़ा है। दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे पर है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाजा खोलकर डैने की तरह फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी। साथ ही यह खतरा भी मिट गया था कि उसके वहां होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। सड़क के एक और पेट्रोल स्टेशन था। दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सड़े टुकड़ों और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी की हुई दुकानें थीं। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्रायः सभी दुकानों में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहां गर्द, चीकट, चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते हुए पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयां भी थीं, जो दिन रात आंधी, पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थीं। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्त कौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थीं। वे बताती थीं, हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले न मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हम ही को आती है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चल दी थी। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया था। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक देखा और उसकी बाँछें, वे जिस्म में जहां कहीं भी होती हों, खिल गईं। जब वह ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे। इधर उधर ताक कर अपनी खिली हुई बाँछों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, यह ट्रक क्या शिवपालगंज की ओर जाएगा?" ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारिन थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, "जाएगा। हमें भी ले चलिएगा अपने साथ। 15वें मील पर उतर जाएंगे। शिवपालगंज तक जाना है।" ड्राइवर ने दुकानदारिन की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई। आहा, क्या हुलिया था! नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पैर खद्दर के पजामे में, सिर खद्दर की टोपी में, बदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे में लटकता हुआ भूदानी झोला, हाथ में चमड़े की अटेची। ड्राइवर ने उसे देखा और देखता ही रह गया। फिर कुछ सोचकर बोला, "बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं।" घर घरा कर ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वह फिसल फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सेलरेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, "ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है।" ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, "उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौट कर अपने खांचे में आ जाती है।" ड्राइवर हंसा, बोला, "ऊंची बात कह दी श्रीमान जी ने।"
इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग 90 अंश के कोण पर उठाई और गियर को जांग के नीचे दबा लिया। रंगनाथ ने कहना चाहा कि हुकूमत को चलाने का भी यही नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा और ऊंची हो जाएगी, वह चुप बैठा रहा। उधर ड्राइवर ने अपनी जांग गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी थी। गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी और उसका एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल, इक्के, सभी सवारियां कई फर्लांग पहले ही खौफ के मारे सड़क से नीचे उतरकर चलने लग जाती। जिस तेजी से वे भाग रही थी, उससे लगता था कि उनकी निगाह में वह ट्रक नहीं है, वह आग की लहर है, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है, जनता पर छोड़ा हुआ कोई बदकलाम अहलकार है, पिंडारियों का गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा, उसे पहले ही ऐलान करा देना था कि अपने अपने जानवर और बच्चे घरों में बंद कर लो, शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है। तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हालचाल है? बहुत दिनों बाद देहात की ओर जा रहे हैं। रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? जी घास खोद रहा हूं। ड्राइवर हंसा। दुर्घटनावश एक 10 साल का नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। बचकर वह एक पुलिया के सहारे छिपकली सा गिर पड़ा। ड्राइवर इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलरेटर दबाकर हंसते हंसते बोला, क्या बात कही है, जरा खुलासा समझाइए। कहा तो, घास खोद रहा हूं। इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। ड्राइवर जैसे अलिफ लैला की कहानियां सुन रहा हो, मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी शिवपालगंज क्या करने जा रहे हैं? अजी वहां मेरे मामा रहते हैं, बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफी देर तक हंसता रहा। बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान जी आपने। रंगनाथ ने उसकी ओर संदेह से देखते हुए कहा, जी इसमें बात बनाने की क्या बात? वह इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले ही की तरह हंसते हुए बोला, क्या कहने हैं। अच्छा जी, छोड़िए अभी इस बात को, बताइए मित्तल साहब का क्या हाल है? क्या हुआ उस हवालाती के खून वाले मामले का? रंगनाथ का खून सूख गया। भर्राए गले से बोला, अजी मैं क्या जानूं यह मित्तल कौन है? ड्राइवर की हंसी में ब्रेक लग गया। ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार फिर गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? अब नहीं। और जैन साहब को? नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुंझलाकर कहा, सीआईडी? यह किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोर से सांस छोड़ी और सामने सड़क की दशा का निरीक्षण करने लगा। कुछ बैलगाड़ियां जा रही थीं। जब कहीं और जहां भी कहीं मौका मिले वहां टांगे फैला देनी चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढांप कर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं, बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटे लिए जा रहे थे। यह भी जनता और जनार्दन वाला मजमून था। पर रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई। वह सीआईडी वाली बात से उखड़ गया था। ड्राइवर ने पहले रबड़ वाला हॉर्न बजाया, फिर एक ऐसा हॉर्न बजाया जो संगीत के आरोह अवरोह के बावजूद ही बड़ा ही डरावना था। पर गाड़ियां अपनी राह चलती रहीं। ड्राइवर काफी रफ्तार से ट्रक चला रहा था और बैलगाड़ियों के ऊपर से निकाल ले जाने वाला था। पर गाड़ियों के पास पहुंचते पहुंचते उसे शायद अचानक मालूम हो गया कि वह ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं। उसने एकदम से ब्रेक लगाया, पैनल से लगी हुई लकड़ी नीचे गिरा दी, गियर बदला और बैलगाड़ियों को लगभग छूता हुआ उनसे आगे निकल गया। आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी नहीं हो तो तुमने यह खद्दर क्यों डांट रखी है भाई? रंगनाथ इन हमलों से लड़खड़ा गया था, पर उसने इस बात को मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, अब खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं। अजी कोई तुक का आदमी तो पहनता नहीं। कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूका और गियर को टॉप में डाल दिया।
रंगनाथ का पर्सनालिटी कल्ट समाप्त हो गया। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठा रहा। बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कोहनी से हिलाकर कहा, देखो जी, चुपचाप बैठो, यह कीर्तन की जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने झुंझला कर कहा, यह गियर बार बार फिसल कर न्यूट्रल नहीं में घुस जाता है। देख क्या रहे हो, जरा पकड़ के रहो जी। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुंझला कर कहा, ऐसे नहीं यार, इस तरह दबाकर ठीक से पकड़े रहो। ट्रक के पीछे काफी देर से हॉर्न बजता जा रहा था। रंगनाथ उसे सुनता रहा था और ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा था। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपटी के पास खिड़की पर खटखट करना शुरू कर दिया। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्रवाई का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बाईं पटरी पर कर लिया। हॉर्न की आवाज एक ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहां देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमा पड़ गया और उससे बाहर निकले हुए एक खाकी हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियां रुक गईं। स्टेशन वैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरे। खाकी कपड़े पहने हुए दो सिपाही भी उतरे। उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसूट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई बैकव्यू मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने फुटबोर्ड खिलाकर देखा, बत्तियां जलाई, पीछे बजने वाली घंटी टुनटुनाई। उन्होंने जो कुछ भी देखा वह खराब निकला। जिस चीज को छुआ उसी में गड़बड़ी आ गई। इस तरह उन चार आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस करनी शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए। रंगनाथ की समझ में कुल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद का सिद्धांत, पोयोटिक जस्टिस आदि की कहानियां सच्ची हैं। ट्रक की चेकिंग हो रही है और ड्राइवर से भगवान उसके अपमान का बदला ले रहा है। वह अपनी जगह बैठा रहा। पर इसी बीच ड्राइवर ने मौका निकालकर कहा, श्रीमान जी, जरा नीचे उतर आवे, वहां गियर पकड़कर बैठने की अब क्या जरूरत है। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक के एक एक पुर्जे को लेकर बहस चल रही थी। देखते देखते बहस पुर्जों से फिसलकर देश की सामान्य दशा और आर्थिक दुर्वस्था पर आ गई और थोड़ी ही देर में उपस्थित लोगों की छोटी छोटी उप समितियां भी बन गई। वे अलग अलग पेड़ों के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञ की हैसियत से विचार करने लगी। काफी बहस हो जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा और कुछ देर में जान पड़ा गोष्ठी खत्म होने वाली है। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज सुनाई पड़ी, क्यों मियां अशफाक, क्या राय है, माफ किया जाए। चपरासी ने कहा, और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, कहां तक चालान कीजिएगा, एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करें। एक सिपाही ने कहा, चार्जशीट भरते भरते सुबह हो जाएगी। इधर उधर की बातों के बाद अफसर ने कहा, अच्छा जाओ जी बंटा सिंह, तुम्हें माफ किया। ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, हाँ, ऐसा काम श्रीमान जी ही कर सकते हैं। अफसर काफी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ वह उसकी ओर आया, पास आकर पूछा, आप भी इसी ट्रक पर जा रहे हैं। जी हां। आपसे इसने कुछ किराया तो नहीं लिया है। जी नहीं। अफसर बोला, वह तो मैं आपकी पोशाक ही देखकर समझ गया था, पर जांच करना मेरा फर्ज था। रंगनाथ ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, यह असली खद्दर थोड़े है, यह मील की खादी है। उसने इज्जत के साथ कहा, अरे साहब, खादी तो खादी, उसमें नकली असली का क्या फर्क। अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपये तो निकालना जी। उसने मुंह फेर कर कड़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब है, मैं रुपया क्यों दूं। ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी, मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई और तुम ही मुसीबत में मुझसे इस तरह बात करते हो, तुम्हारी यही तालीम है।
वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा, शाम घिर रही है, उसका अटैची ट्रक में रखा है। शिवपालगंज अभी 5 मील दूर है और उसे लोगों की सद्भावना की जरूरत है। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का ड्राइवर हॉर्न बजा बजा कर चपरासी को वापस बुला रहा था। रंगनाथ ने 2 रुपए ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, अब दे ही रहे हो तो अर्दली साहब को दो, मैं तुम्हारे रुपयों का क्या करूंगा। कहते कहते उसकी आवाज में उन सन्यासियों की खनक आ गई जो पैसा हाथ से छूते नहीं, सिर्फ दूसरों को यह बताते हैं कि तुम्हारा पैसा हाथ का मेल है। चपरासी रुपयों को जेब में रखकर बीड़ी का आखिरी कश खींचकर उसका अधजला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पजामे पर फेंक कर स्टेशन वैगन की ओर चला गया। उसके रवाना हो जाने पर ड्राइवर ने भी ट्रक चलाया और पहले की तरह गियर को टॉप में लगाकर रंगनाथ को पकड़ा दिया। फिर अचानक बिना किसी वजह से वह मुंह को गोल गोल बनाकर सीटी पर सिनेमा की एक धुन निकालने लगा। रंगनाथ चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर में ही धुंधलके में सड़क की पटरी पर दोनों ओर कुछ गठरियां सी रखी हुई नजर आई। ये औरतें थीं जो कतार बांधकर बैठी हुई थीं। वे इत्मीनान से बातचीत करती हुई वायु सेवन कर रही थीं और लगे हाथ मलमूत्र का विसर्जन भी। सड़क के नीचे घूरे पटे पड़े थे और उनकी बदबू के बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह अलसाई हुई सी चल रही थी। कुछ दूरी पर कुत्तों के भूंकने की आवाजें हुई। आंखों के आगे धुएं के जाले से उड़ते हुए नजर आए। इससे इनकार नहीं हो सकता था कि वे किसी गांव के पास आ गए थे। यही शिवपालगंज था। तो इस कहानी का मुख्य किरदार रंगनाथ उसकी रंगभूमि यानी कि शिवपालगंज पहुंच गया है। आगे क्या हुआ सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।